शुरुआत राजीव रंजन जी, जीतनराम मांझी ने तो मांग कर दी, तो भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो नीतीश कुमार जी को तो तुरंत तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री पद दे देना चाहिए। अब देखिए, सवाल है कि कुछ लोग तो बात करने के लिए करते ही रहेंगे, कुछ लोगों को काम नहीं करना है, केवल बात करना है। नहीं, पद नहीं देंगे, और मुझे ऐसा लगता है को पद नहीं कि देंगे। ऐसे देखिए, सबसे पहली बात है दीपक जी, जो प्रश्न प्रासंगिक नहीं है अभी, मैं नहीं समझता हूं कि किसी ने क्या कहा उसके लिए जवाब देना हमारी बाध्यता है। कैसे प्रासंगिक नहीं है? अगर ये आपका नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, ये आपका नारा है कि नहीं है? यह नारा गलत है क्या? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को आज जो बिहार का फैसला है इसको पूरे देश में लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय ना, मुझे पहले प्लीज राजीव भाई ये समझाइए कि मेरा सवाल कैसे प्रासंगिक नहीं है। मुझे ये समझाइए मेरा सवाल कैसे प्रासंगिक नहीं है। भाई 14% यादव हैं, 2.5% कुर्मी है, तो मुख्यमंत्री यादव होना चाहिए ना, कुर्मी कैसे होगा? भाई पूरे पैनल को दिखाइए। आप ही का नारा है, आप बोल रहे प्रासंगिक नहीं है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। अब मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए। आप सवाल का जवाब नहीं देते ना, बताएं बाएं से करके कुछ भी निकल जाते हैं। मैं अपनी बात कहूं जी, सवाल का जवाब भी दे, बात भी कहें, सवाल का जवाब दे। नहीं, आप सवाल जीतनराम मांझी जी से जुड़ा हुआ है और जीतनराम मांझी जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी को अब ये कुर्सी सौंप देनी चाहिए तेजस्वी यादव को। शायद यही सवाल है आपका। मेरा सवाल ये है, अब हमारा ये जीतनराम मांझी ने कहा, ये तो दीगर बात है राजीव जी। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि आपका नारा है जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। तो संख्या भारी यादवों की है, तो नीतीश कुमार जी को यादवों के लिए पद छोड़ देना चाहिए, तेजस्वी यादव के लिए। गलत कह रहा हूं मैं? आप ही का नारा है, पालन करिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस सवाल का जो सवाल है वो सवाल ही उलझा हुआ है। पहली बात और है, कितने सीधा पूछो राजू भाई, बताइए ना, और कितना सीधा पूछो? आप जैसे बोलिए वैसे तो आप लीजिएगा नहीं, इतना इंटरप्ट कीजिएगा। दीपक जी, अगर इतना इंटरप्ट कीजिएगा तो मेरा जवाब आप नहीं ले पाइएगा ना। आप मेरा जवाब तो सुन लीजिए पहले, आप सप्लीमेंट्री कीजिएगा उसके बाद। अच्छा, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट तो समझ में आती है, इसलिए कि उन्हें यह पता है कि 2024 की राह उनके लिए बेहद मुश्किल है और देश में बिहार के इस जो जातीय गणना का जो मॉडल है इसका अनुकरण पूरे देश में करने का दबाव बीजेपी पर बढ़ रहा है। अब ये तरह तरह के जो बयान आ रहे हैं वो लोगों का ध्यान बांटने के लिए आ रहे हैं। जो ये जातीय आधार पर जो गणना है इसके बारे में बिल्कुल साफ बताया जा चुका है कि हम संख्या के आधार पर उनके आर्थिक स्थिति की जानकारी, उनकी सामाजिक हैसियत की जानकारी, जिन 27 बिंदुओं पर ये सर्वेक्षण हुआ है उसके आधार पर उनके लिए योजनाओं का निर्धारण करने में हम लोगों को सहूलियत होगी। और 18 साल से क्या कर रहे थे राजीव रंजन जी? मतलब ऐसे ही हवा में योजनाएं चला रहे थे। इस 18 साल में जरा भारतीय जनता पार्टी से पूछिए ना, नीतीश कुमार जी के साथ कितने वर्षों तक ये रहे हैं? ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने तो एक बड़ा काम किया, पूरे देश में इसकी सराहना हो रही है। कुछ लोगों को ये बात पच नहीं पा रही है, इसलिए कि उनकी जो चौधराहट है, जो उनका एक दबदबा रहा है राजनीति में, उनके लिए खतरे की घंटी है। अब प्रधानमंत्री जी की तरह नीतीश कुमार जी सवर्ण तो थे नहीं कि वो पिछड़े हो गए। प्रधानमंत्री जी को पिछड़े वर्ग को गुमराह करने के लिए खुद की जाति को पिछड़े वर्ग में दर्ज कराना पड़ा। नीतीश कुमार जी जन्म से पिछड़े हैं लेकिन आचरण से पहले इंसान हैं। उनके लिए पिछड़े, अगड़े, अति पिछड़े, चाहे वो सवर्ण हो चाहे वो मुसलमान हो, सबके सब उनके लिए एक समान है। और इसीलिए आज आपने एक खबर नहीं पढ़ी, आज उन्होंने जुडिशियल सर्विसेज में भी EWS के लिए 10% आरक्षण का ऐलान किया। तो मुझे ऐसा लगता है जो समग्रता में विकास की चिंता जो राजनेता करेगा उसके सोच का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी करने के, अगर समग्रता में करनी है तो जाति जनगणना क्यों राजीव जी? इसका भी जवाब दे दीजिए। अगर समग्रता में करनी है तो जाति जनगणना क्यों?
गजब बात करते हैं आप लोग। और आपने मुझे मेरे ऐसा सवाल का लगता जवाब है, दिया ही नहीं। पहले बोल दिया जातीय प्रासंगिक जनगणना- नहीं है, मैंने समझा दिया, फिर मैंने भी आप आपके दे ही नहीं सवाल का रहे। जवाब दे दिया है। क्या मतलब? मैंने नीतीश कुमार आपके जी सवाल तेजस्वी का यादव जी के लिए बखूबी पद नहीं जवाब दिया। छोड़ेंगे, अपने नारे के खिलाफ जाएंगे। ये जनगणना का उद्देश्य जो है वो आपको मैंने बता दिया है। अब आप इसमें से जो ढूंढना चाहें ये आपका विशेषाधिकार है, और ऐसे सवालों का जवाब देने की अब हम लोगों को आदत हो गई है। देखिए, मैं इस एजेंडे को पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जो प्रचारित कर रही है उसको हम लोग समझते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये हताशा और बौखलाहट, ठीक है, ये बिल्कुल साफ बताता है कि 24 में इनकी नैया डूब गई है, डगमगा नहीं रही है। इनकी नैया पहले ही डूब गई है। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ, इनकी सेना पहले ही पराजय स्वीकार कर पराजय चुकी है। स्वीकार। धनंजय गिरी साहब आज पराजय स्वीकार कर लीजिए। राजीव रंजन जी के लिए आज पराजय स्वीकार कर लीजिए आप, धनंजय गिरी जी। दीपक जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चांद पे जो उतारा, चांद पे चंद्रयान गया भाई, आदित्य और तो जब सूरज कहा की कि तरफ जा रहा आदित्य है। से- धनंजय गिरी जी ने चांद पे चंद्रयान भेजा और उसका नाम था विक्रम लैंडर वहां पे जी। लैंड किया। तो विक्रम लैंडर लैंड किया और आदित्य से आंखें मिला करके विक्रमादित्य के लेवल में विक्रमादित्य का शासन स्थापित किया, विक्रमादित्य की श्रेणी में गए। तो बेताल कोई लोगों ने शुरू किया। ये विक्रम और बेताल का कहानी है। जब नीतीश कुमार जी के पास नीति न सिद्धांत नाम नीतीश कुमार बचा, जब आपने सवाल किया कि भाई आपके पास बचा क्या, गोद बदलते बदलते आप गोदावरी कुमार हो गए। जब आप जंगल राज के खिलाफ लड़े, उसी जंगल राज की गोद में आप समा गए। जब इन तमाम सवालों का जवाब नहीं सूझा तो आपने कार्ड खेला, और वो कार्ड भी अधूरा खेला। जीसस ने कहा है कि अधूरा सत्य जो झूठ से ज्यादा खतरनाक है। आप माननीय कह रहे थे कि 27 बिंदु का अवलोकन किया, तो 26 को क्यों गौण कर दिया? 26 में क्यों मौन हो गए? आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति बताएंगे, और सिर्फ जात बता रहे हैं, और जात भी मजेदार तरीके से बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं बताएंगे, इसका कोई डाटा सार्वजनिक नहीं करेंगे। तो फिर इतनी बेचैनी क्यों थी? आप बैठ करके कह देते कि हम ब्रह्म हैं, हम बता दिए इतना इस जाति के लोग हैं, इतना इस जाति के लोग, इतना इस जाति के लोग हैं। ये डाटा एक झूठा, एक भ्रम है। तमाम लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं कि हमारे यहां नहीं आए, हमारी जाति के लोग यहां नहीं गए। और आपको इतनी जल्दबाजी क्यों थी? वो 27 डाटा सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? जाति बता रहे थे, कोई काम तो करने दीजिए बीजेपी वाले धनंजय गिरी जी। अगर इन्होंने काम किया जाति गणना तो क्रेडिट दे दीजिए, क्या दिक्कत है आपको? आप उसी को फर्जी बता रहे हैं। देखिए, नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप सारी बातें बताइए ना, आप सारी चीजें बताइए कि बिहार में कौन जात हो भाई और कहां जात हो भाई। 52% बिहार पलायन का शिकार है, 28% बिहारी तत्कालिक पलायन का शिकार है। लालू यादव 15 साल शासन किए, सिंगापुर चले जाते हैं अपना किडनी बदलवाने के लिए। नीतीश कुमार 18 साल राज की आंख बनवाने के दिल्ली चले जाते हैं। लेकिन गांव बिहार का गरीब कहां जाए? गांव गरीब किसान कहां जाए? उसका सहारा तो एक नरेंद्र मोदी है जिसने 5 लाख का उसको बीमा दिया है। डॉक्टर साहब मैं आऊंगा, चूंकि फर्जी आंकड़े कह रहे हैं इसलिए मुझे राजीव रंजन जी के पास जाना पड़ेगा। राजीव रंजन जी मेरे सवाल का जवाब ना दे। वैसे धीरेन्द्र कुमार जी से मैं पूछूंगा। धीरेन्द्र कुमार जी, ये जीतनराम मांझी ने जो कहा है और मैंने जो पहले दिन कहा था उसको पालन नीतीश कुमार जी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? राजीव जी बताइए, फर्जी आंकड़े बीजेपी कह रही है। रविशंकर प्रसाद ने भी लेटर लिख दिया कि मेरे घर तो कोई आया ही नहीं। दिखाइए, मुखिया की साइन दिखाइए, बाकी चीजें दिखाइए। इनके पास तो एक अवसर है। ये पूरे देश में जब जातीय आधार पर जनगणना कराएंगे तो बिहार की भी एक बार करा लेंगे। मैं तो चाहता हूं कि जातीय जनगणना पर बाएं और दाएं प्रधानमंत्री जी नहीं देखें। बिहार ने किया है, अगर आंकड़ों से ये संतुष्ट नहीं है पूरे देश में करा लें, निश्चित तौर पर बिहार के आंकड़ों की भी तस्दीक हो जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं कराना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी को इन चीजों से मतलब नहीं है। और अगर जातीय जनगणना और या किसी जातियों के बारे में जानकारी हासिल नहीं करने का कोई इरादा है तो रोहिणी आयोग का पाखंड क्या है? कुछ हफ्तों का समय दिया गया था रोहिणी आयोग को, 6 साल हो गए, वो रिपोर्ट धूल चाट रही है। इन्हें तो कहना चाहिए कि वो भी गलत काम हुआ है।